are you? I'm Avishi Jain and मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैंने अभी तक 7 लेक्चर्स लिए हैं एंड उसमें मैंने आपके डेटा टाइप्स तक कवर कर लिया था और वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन, एरर्स क्या होते हैं, पंक्चुएटर, सेपरेटर, देन यू एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड आज का टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स है विच इज़ योर लेक्चर नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके सारे प्रोग्राम्स जो आप लिखोगे वो इस पे डिपेंड करते हैं। नाउ व्हाट आर योर ऑपरेटर्स? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ऑपरेटर्स जो हैं आपके, दे आर द साइंस और सिंबल्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। कुछ साइन हैं, कुछ सिंबल हैं जिसके कारण आप कुछ अलग अलग ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन मतलब टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क which are represented by your operators and the objects of the operation are referred to as operands। इतनी इंग्लिश आपको ऑफ कोर्स समझ में नहीं आई होगी, तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेशंस जो हैं वो आपके ऑपरेटर्स करते हैं ऑन योर ऑपरेंड्स। जिन वेरिएबल पे हम ऑपरेशन करते हैं, दैट मीन्स वो मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं जैसे चलता है कंप्यूटर में। ऑपरेशन मतलब कोई टास्क कर रहे हैं, तो जिन चीज़ों पे करते हैं, जिन वेरिएबल पे, उनको हम ऑपरेंड कहते हैं, राइट। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर, आपके जावा में अलग अलग जितने हैं ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है और एक एक करके मैं सबके बारे में एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल्स। सो पहले होता है आपके अरिथमेटिक, देन यू हैव रिलेशनल, योर लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, योर डॉट ऑपरेटर, योर टाइप ऑपरेटर एंड योर स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर। जो लास्ट के तीन है आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताएंगे, बट मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑपरेटर विच इज़ योर अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है, दे परफॉर्म दी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और ये बेसिकली आपके 2 टाइप के नहीं 3 टाइप के होते हैं। मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यूनरी जो होते हैं वो अलग से हम पढ़ते हैं, बट 3 रिगार्ड करके पढ़ते हैं। सो यूनरी वर्ड सजेस्ट करें, इट वर्क्स ऑन 1 ऑपरेंड, बाइनरी इट वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड्स एंड टर्नरी इट वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। तो यूनरी जो है आपका, वो मैं अलग से उसके एग्जाम्पल्स लूँगी, एक लेक्चर लूँगी बल्कि, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसमें आपका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड का, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। बट अभी आप समझिए, ये एक ऑपरेंड पे वर्क करता है। जैसे आपने एक वेरिएबल लिखा +a या आपने लिखा -a, तो ये जो प्लस और जो माइनस है ये आपके यूनरी ऑपरेटर्स हैं, राइट। तो आप +a लिख रहे हो, -a, ये आपके यूनरी हो गए। बाइनरी जो है दे वर्क ऑन 2 ऑपरेंड्स, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड योर मॉड्यूलस फंक्शन एज वेल। तो बाइनरी मतलब वो 2 पे वर्क करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा a + b, तो प्लस साइन जो है ये आपका सबको पता है एडिशन करेगा। मैंने लिखा c - d, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। e × f, इंटू के लिए ये एस्ट्रिक साइन बनाते हैं। और मैंने लिख दिया g / h, ये डिवीजन का सिंबल है। एक सिंबल है आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, जैसे मैंने लिखा m मॉड्यूलस n, इस सिंबल को मॉड्यूलस बोलते हैं, परसेंटेज सिंबल जो है। मॉड्यूलस का मतलब, अगर मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 4 होता है, बचा 1, तो जो 1 है वो आपका क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया। एंड जो 2 है ये वाला आपका क्या हो गया, कोशेंट, राइट। तो जो कोशेंट होता है वो आपको डिवाइड करने पे मिलता है। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, कोशेंट। बट अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड किया था तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1, और मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा था, 2। तो अगर मैंने m / n किया तो क्वोशंट मेरा वो देता है, दैट इज़ 2। अगर मैंने m मॉड्यूलस n किया तो वो मुझे एक रिमाइंडर देता है, और इस चीज़ का रिमाइंडर क्या आया, 1। तो ये तो आपके बाइनरी ऑपरेटर हो गए, यो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन
and your modulus. Modulus gives your remainder and division gives your quotient, right? Now, ternary operator, it works on 3 operands. टर्नरी ऑपरेटर ये आपके 3 ऑपरेंड पे वर्क करता है. अभी आपको समझ में नहीं आएगा. आप ये नहीं कह सकते कि a प्लस b प्लस c है तो ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स पे वर्क करता है. उसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. बट टर्नरी ऑपरेटर आपका इफ़ एल स्टेटमेंट जो मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगी उसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर्म होता है. ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर के एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, ternary operator it works on 3 operands. It is the short form of if else. मैंने अभी आपको बताया if else statement का short form होता है. It is also called conditional operator. Syntax इसका क्या है? expression 1 question mark, expression 2 colon, expression 3. अब इसका मतलब क्या है? अगर expression 1 evaluate होता है, ठीक है, if it's true then expression 2 is performed, else your expression 3 is performed. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. जैसे मैंने लिखा मेरा एक वेरिएबल है a, उसको मैं वैल्यू, अगर a की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और ये 5 लिखा. ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप बस समझो. अगर मेरी ये वैल्यू ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जगह इवैल्यूएट हो जाएगी. अगर ये फॉल्स होती है तो कोलन जो लगा है उसके बाद वाली जो वैल्यू है वो इवैल्यूएट हो जाएगी. ये तो मैंने कॉन्स्टेंट्स दे दी हैं, बट क्वेश्चन में आपके अलग अलग चीज़ें भी दी जाती हैं. एक्चुअली आपने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है तो आपको इतना क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बट इतना याद रखो कि ये क्वेश्चन मार्क है और एक कोलन होता है. इट रिप्रेजेंट्स योर टर्नरी ऑपरेटर. ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क के पहले वाली चीज़ ट्रू हुई तो ये वाली चीज़ आपकी इवैल्यूएट होगी. अगर एक क्वेश्चन मार्क से पहले वाली वैल्यू फॉल्स हुई तो आपकी कोलन के बाद वाली वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी. सिर्फ इतना याद रखना. बाकी इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद इसके और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. राइट, नेक्स्ट आपका आता है relational operator. Relational operator they perform the relational operations or your comparison. जो relations बताते हैं दो variables के बीच में या compare करते हैं उन्हें. They compare the values of the variables and results in the terms of true and false. True and false कैसे? पहले आप example देखो. आपका हो गया more than, less than, more than equal to, less than equal to and not equal to. किसी ने ध्यान दिया मैंने नॉट इक्वल टू इसको बोला है. ये साइन जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, कंप्यूटर में ये नॉट के लिए लिखा जाता है. राइट, एंड इज इक्वल टू सबको पता है. सो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली काम क्या कर रहा है? जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपका लिख दिया a मोर दैन b, तो आपको पता है इसका आंसर आप क्या तो ट्रू दे सकते हो या फॉल्स. जैसे मैंने कह दिया कि 5 मोर दैन 3, तो आपको पता है कि 5 मोर दैन 3 है तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? ट्रू. बट अगर मैं कहती हूँ कि 3 इज़ मोर दैन इक्वल टू 4, तो क्या ये वैल्यू सही है? ऑफकोर्स नहीं, इसका आंसर आप क्या दोगे? फॉल्स. सो रिलेशनल ऑपरेटर के लिए आपके जो वैल्यू आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, दे आर इन द टर्म्स ऑफ ये ट्रू एंड फॉल्स. बाकी ये सिंबल्स आपको मैथ्स में आपने ऑलरेडी पढ़े हैं. एक नया सिंबल है आपके लिए बस, नॉट इक्वल टू. मैंने अगर लिख दिया 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये बात सही है क्योंकि 3 2 के बराबर नहीं होता है. राइट, अगर मैंने लिख दिया 3 इक्वल टू 2 तो ये आपका फॉल्स हो गया. ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर ईजी है. नेक्स्ट आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स. दे परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस. वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है. 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस combine together to form logical expression. रिलेशनल एक्सप्रेशन मतलब रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें यूज़ किए गए हैं. तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा हम ऐसे रिलेशनल एक्सप्रेशंस को जोड़ते हैं तो उसके थ्रू हम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं. नाउ 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं. ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट. इनकी वैल्यू जो आती हैं दे आर
इन द टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। मैंने ट्रू के लिए 1 लिखा है, फॉल्स के लिए 0, ताकि आपको रियलाइज़ हो कंप्यूटर के अंदर 1 और 0 ही के टर्म्स में डील होती हैं चीज़ें, बाइनरी फॉर्म्स। तो आपका आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स के टर्म्स में ही आता है, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि ए मोर देन बी एंड, ये सिंबल जो होता है दिस इज़ योर लॉजिकल एंड। मैंने 2 एंड के सिंबल लिखे, दिस इज़ योर लॉजिकल एंड। अगर मैं 2 वर्टिकल लाइन ऐसे बना रही हूँ, दीज आर योर वर्टिकल लाइन्स, ये आपके लॉजिकल और होता है। अगर मैंने ये साइन बनाया, मैंने अब ये भी बताया ना, ये साइन आपका किसका होता है, नॉट का, तो ये लॉजिकल नॉट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख रहे थे ना, तो अगर मैं लिखती हूँ ए मोर देन बी एंड ए मोर देन सी, तो ये क्या कर रहा है, एंड मेरा इन 2 एक्सप्रेशंस को एक साथ जोड़ ही तो रहा है, राइट। इन दोनों को साथ में मैं जोड़ रही हूँ। मैं कैसे रीड किया, ए मोर देन बी एंड ए मोर देन सी, मतलब कि मेरा ए जो है वो बी से भी बड़ा है और ए जो है मेरा वो सी से भी बड़ा है, ठीक है। एग्जाम्पल में ही अगर मैं ए की वैल्यू को सपोज करो मैं लिख देती हूँ 1, बी की वैल्यू को मैं लिख देती हूँ 2 और सी की वैल्यू को मैं लिख देती हूँ 3, तो यही एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा, ए मोर देन बी एंड ए मोर देन सी, तो इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स। वीडियो पॉज करके एक बार आंसर चेक करना, मैं आपको बता देती हूँ। ए मोर देन बी, क्या मेरा ए बी से बड़ा है, क्या मेरा 1 2 से बड़ा है, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एंड ए मोर देन सी, क्या मेरा 1 3 से बड़ा है, नो, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, फॉल्स, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, इसके लिए भी एक टेबल वर्क करती है, ठीक है, उस टेबल पे ध्यान देना, मैं आगे थोड़ा बताती हूँ। अगर आपका, या आप टेबल बना लो, ठीक है। अगर फर्स्ट केस है और एक सेकंड केस है, अगर एक वैल्यू ट्रू ट्रू हो गई देन ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। और उसके भी आप केसेस देख लो, एंड और के, ये आपका एंड ऑपरेटर हो गया और ये आपका और ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू ट्रू है और ट्रू है, मतलब कि मेरा पहला एक्सप्रेशन की भी वैल्यू ट्रू आ रही है, दूसरा एक्सप्रेशन की भी वैल्यू ट्रू आ रही है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर मेरी वैल्यू फॉल्स है, दूसरी वैल्यू भी फॉल्स है, मतलब पहला आंसर तो मैंने गलत दिया ही, दूसरा भी मैंने गलत दे दिया, तो वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, फॉल्स। बट आपने अगर कहा कि मेरी पहली वैल्यू ट्रू है, मेरी दूसरी वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब एंड जो लगा था वो आपके दोनों जब तक ट्रू नहीं हो जाते तब तक वो ट्रू नहीं देगा। याद रखना, एंड ऑपरेटर जो होता है जब तक दोनों ट्रू नहीं हो जाते तब तक ये वैल्यू ट्रू नहीं देगा। दोनों ट्रू होना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एंड। तो क्या यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, नहीं, तो एंड में आंसर आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे क्या दोनों ट्रू हैं, नहीं, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स। बट और में क्या आएगा आंसर आपका, और में क्या आएगा, ट्रू और ट्रू है, मतलब हाँ मेरा वैल्यू ऑफ कोर्स ट्रू है। अब ट्रू और फॉल्स है, अगर मैं कहती हूँ कि क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या तुम्हें कुकी चाहिए, तो अगर तुम्हें दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेनी होगी तो तुम्हारे पास तो कोई ना कोई चीज़ तो आई गई ना। मैंने कहा डू यू वांट आइसक्रीम और कुकी, अगर आपने कहा कुकी चाहिए तो आपके पास कोई इनमें से एक चीज़ तो आई गई ना। भले ही आपने आइसक्रीम ना चूज़ की, आपने कुकी ली, बट आपके पास एक चीज़ है। बट अगर मैंने कहा अगर लेना है तो तुम्हें आइसक्रीम एंड कुकी लेना पड़ेगा, दैट मीन्स लेना है तो दोनों लो, नहीं लेना तो कोई भी एक ऐसे नहीं मिलेगा। तो एंड का केस इसी की तरह वर्क करता है, आपके दोनों होने चाहिए तब आपको मिलेगा, अगर दोनों नहीं हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और के केस में कुकी और आइसक्रीम में से कोई भी एक मिल रहा है, ले लो, ठीक है, मेरे को मिल गया सामान। यहाँ पे कुकी आइसक्रीम में से कोई एक चीज़ मिल गई, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। और दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो भैया कुछ भी नहीं मिल रहा ना, मैं ना वो दे रहे हो आप ना वो दे रहे हो, तो ये हो गया फॉल्स। तो ये टेबल आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। मैं एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा और लेती हूँ, ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ।
जैसे मैंने आपका लिखा a is more than b and your b is more than c। अब मैं आपको वैल्यूज़ देती हूँ। a is equal to 1, b is equal to 2 एंड c is also equal to 1। इसको इवैल्यूएट करके देखते हैं, ठीक है। जैसे a की वैल्यू b से कंपेयर करो, क्या 1 मोर देन 2 है? नहीं, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई? फॉल्स। क्या b आपका c से बड़ा है? 2 c से बड़ा है? 2 1 से बड़ा है? यस। और ये बीच में साइन क्या लगा? एंड। मतलब मेरे जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक ये आंसर ट्रू नहीं आएगा। एक फॉल्स है, एक ट्रू है। क्या आपको कुकी आइसक्रीम लेनी है तो साथ में लेनी पड़ेगी, बट आप नहीं ले रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स योर आंसर विल बी फॉल्स इन द केस ऑफ एंड। अगर यहीं मैं एंड की जगह आपका एंड की जगह मैं इसको और कर दूं, राइट, एंड की जगह मैं और कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स और ट्रू है, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ तो मिल ही रही है ना, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ़ a इज़ मोर दैन इक्वल टू b और b इज़ लेस दैन इक्वल टू c। सॉरी, ये लेस दैन इक्वल टू में ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू मैं आपकी दे रही हूँ 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4। क्या a मोर दैन इक्वल टू b है? राइट, टेल मी। a मोर दैन इक्वल टू b है? क्या 2 मोर दैन इक्वल टू 3 है? नो, आंसर इज फॉल्स। क्या b लेस दैन इक्वल टू c है? 3 लेस दैन इक्वल टू 4 है? यस, बट ये और लगा है ना बीच में। या तो मुझे कोई भी इनमें से ट्रू मिल जाए तो मैं आंसर इसको क्या कर दूंगी? ट्रू, क्योंकि कोई भी एक ट्रू है इसमें, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। और एंड जो सॉरी लॉजिकल नॉट है, उसका मतलब है अगर जैसे मैंने लिखा a नॉट इक्वल टू b, a की वैल्यू अगर मैंने 2 दी, b की वैल्यू मैंने 3 दी, आपको पता है 2 मेरा 3 के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी ट्रू कि a मेरा नॉट इक्वल टू b है। अगर यहीं मैं b की वैल्यू भी 2 कर देती तो आंसर मेरा आ जाता फॉल्स, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। लॉजिकल ऑपरेटर्स आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, बट वो टेबल याद रखना जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। सबसे प्यारा, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, दैट इज़ योर इक्वल टू साइन, ठीक है। सो ऑपरेटर दैट हेल्प्स टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड योर असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं हमेशा से आपको वेरिएबल में बताया कि a इज इक्वल टू 2 लिखा, मतलब मैं a के अंदर ये वैल्यू 2 असाइन कर रही हूँ। जैसे a इज इक्वल टू 10 में मैंने वैल्यू 10 जो है वो a को असाइन कर दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जो है आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एट प्लेसेस वेयर अ वेरिएबल is used as an accumulator or counter expressions can be written in shorthand form। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आपका वर्ड ही बता रहा है शॉर्ट तरीके से लिखना। कुछ एग्जांपल्स देखो। अक्यूमुलेटर मतलब एक शॉर्ट हैंड तरीके से यूज़ करना, और काउंटर एक्सप्रेशंस जो एक्सप्रेशंस हैं आपकी उनको छोटे तरीके से लिखना बेसिकली, ठीक है। एग्जांपल देखो, मैंने लिखा है a इज़ इक्वल टू a प्लस बी। मैंने उसको इस तरीके से लिखा, कुछ तो आइडिया आ रहा होगा दिमाग में। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन यहाँ है, प्लस यहाँ है, अब यहाँ पे प्लस यहाँ लग गया, इक्वल टू यहाँ लग गया, अब ये क्या हो गया। तो देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे इससे। मैं अगर लिख रही हूँ a इज़ इक्वल टू a प्लस 2, a क्या है? वेरिएबल। इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस क्या है? बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अगर मैं a इज़ इक्वल टू a प्लस 2 लिख रही हूँ, मैं इसको एक शॉर्ट तरीके से लिख सकती हूँ। मेरे को जो भी एक्सप्रेशन में a प्लस लिखा है, दैट मीन्स a के अंदर ही वो वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो a अगर 2 बार लिखा है तो मैं उस चीज़ को a प्लस इज इक्वल टू 2 लिख सकती हूँ। प्लस इज इक्वल टू का मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस। जैसे मैंने लिखा b इज इक्वल टू b माइनस 2, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ b, ये जो साइन है माइनस ये आ जाएगा इज इक्वल टू के आगे
b माइनस इज इक्वल टू 2, मतलब जो वैल्यू बची वो यहाँ लिख दी, जो साइन था वो यहाँ आ गया। और सिर्फ तब हो सकता है जब यहाँ पे भी सेम वेरिएबल हो जैसा यहाँ पे हो, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा d इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड का साइन यहाँ आ जाएगा इक्वल टू के पहले, और जो यहाँ पे वैल्यू बची वो लिख दी मैंने, क्या लिख दिया, d डिवाइड इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा c इज इक्वल टू c मॉड 3, तो मैं क्या लिखूँगी, c मॉड कहाँ आ जाएगा पहले, तो c मॉड इज इक्वल टू 3। ये आपने शॉर्ट हैंड तरीके से लिख दिया होगा। और एग्जांपल्स आप इसमें से देख सकते हो, इजी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज योर डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर, ठीक है, वर्ड डॉट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डॉट ऑपरेटर हेल्प्स यू टू एक्सेस डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में आया है ICSE के, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट ऑपरेटर का यूज़ आपसे पूछ लिया जाता है। सो इट हेल्प्स टू एक्सेस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास। मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है इट डील्स विद डेटा मेंबर्स एंड योर मेंबर फंक्शंस, तो मेंबर और उनके फंक्शंस। तो अगर आपको दोनों को एक्सेस करना है, उसको आप एक छोटी सी चीज़ दैट इज़ योर डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हो। टेक एन एग्जाम्पल, मैंने लिखा है obj डॉट a इज इक्वल टू 5। obj मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको नाम obj दिया है। a मेरा एक वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट का, मैंने आपको आगे इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल भी बताए थे, स्टैटिक वेरिएबल आगे के लेक्चर में। तो जो obj है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, a मेरा एक इंस्टेंस वेरिएबल है। मैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू से एक कांस्टेंट वैल्यू 5 असाइन कर रही हूँ। अगेन लुक एट इट, मैंने obj लिखा है, डॉट ऑपरेटर मैंने क्या किया, यूज़ किया है इस इंस्टेंस वेरिएबल को, जो कि एक डेटा मेंबर है, वेरिएबल है ना, और मेंबर फंक्शन को भी मैं इससे एक्सेस कर सकती थी। इस टाइम मैंने एक डेटा मेंबर को एक्सेस किया है, आप फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हो इसके थ्रू। वो आगे आपको एग्जांपल्स में समझ में आएगा। फंक्शंस क्या होते हैं वो आप 11th में पढ़ोगे, अभी इतना रोल है नहीं, 10th में भी थोड़ा बेसिक आ जाता है उसका, बट डॉट ऑपरेटर का यूज़ समझो। डेफिनेशन तो आप इसकी याद कर ही लेना, बोर्ड्स में काफ़ी काम आएगी। सो ये डॉट ऑपरेटर जो होता है इट हेल्प्स यू टू एक्सेस डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास। मैंने obj लिखा, डॉट ऑपरेटर लगाया एक्सेस करने के लिए, और उसके अंदर एक वैल्यू मैंने 5 असाइन कर दी, ठीक है। ये डॉट ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट जो है आपका न्यू ऑपरेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको लग रहा है मैं हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, बट ऑपरेटर्स टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इट हेल्प्स टू इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट। इंस्टेंशिएट का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में, एक इंस्टेंस वैल्यू एक प्रोवाइड करने के लिए उसको एक जगह को हम इंस्टेंशिएट कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में ये न्यू ऑपरेटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट एलोकेट्स द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा था आप वेरिएबल ए लिखते हो, int a इज इक्वल टू जो वैल्यू, तो ए के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है, मैंने एक्सप्लेन किया था। उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट को अगर आपको जगह प्रोवाइड करनी है, यू यूज़ योर न्यू ऑपरेटर। इतनी डेफिनेशन याद करना, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। नाउ व्हाट इज़ डायनामिक इन एलोकेशन, प्रोग्राम लिखते लिखना आपने अगर जगह एलोकेट की है, दैट इज़ योर डायनामिक एलोकेशन। आप जब भी अपना ऑब्जेक्ट लिखते हो आप ऐसे लिखते हो, क्लास का नाम, ये आप आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, आप लिखते हो क्लास का जो नेम है, फिर आप अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हो, उसके बाद में आप इक्वल टू साइन लगाते हो, फिर न्यू, और फिर जो क्लास का नेम था वो लिखोगे, और फिर ब्रैकेट में आप उसको वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। या आप 11th में पढ़ोगे। बस न्यू ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट जो बना है उसको एक जगह मेमोरी में उसकी बना देता है, सिंपल है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टाइप ऑपरेटर एंड योर ब्रैकेट ऑपरेटर। सो टाइप ऑपरेटर क्या है आपका, दिस ऑपरेटर कास्ट और कन्वर्ट a value to the specified type।
इसका रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइप का मतलब ये आपका एक टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलता है। जैसे मैंने इंटिजर को अगर फ्लोट में बदलना है तो मैं इस टाइप ऑपरेटर का यूज़ करूँगी। टाइप इसको ऑपरेटर का नाम देते हो, बट कैसे करते हैं कन्वर्जन जो होते हैं वो आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। बट इस टाइप ऑपरेटर को याद रखना। टाइप का मतलब टाइप नहीं लिखोगे आप, ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा टाइप है जिसमें कन्वर्ट करना है उसका नाम लिखते हैं। जैसे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं ब्रैकेट में इंट लिख दूँगी। मुझे इंटीजर को फ्लोट में करना था ना, तो मैं ब्रैकेट में फ्लोट लिख दूँगी, और जो भी वैल्यू है मेरी जैसे ए थी उसको कन्वर्ट करना था तो ऐसे लिखते हैं। तो टाइप ऑपरेटर के लिए अंदर टाइप नहीं लिखना होगा, जो डेटा टाइप है वो लिखना होगा, बट ऑपरेटर को टाइप ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑपरेटर है। द स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब कि ये और ये, ठीक है, दे आर यूज टू डिक्लेयर अरेज, टू क्रिएट अरेज एंड टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे। एरे जो है आप क्लास 10th में पढ़ोगे, एंड तब तक के लिए बस इतना याद रखना कि ये आपके अरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। अभी आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा कि एरे होते क्या हैं। जस्ट रिमेंबर दिस साइन, एंड ये टाइप ऑपरेटर नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर होगा। सो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी पढ़ाऊँगी। टाइप कास्टिंग आपकी जो होती है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो बची कुछ चीज़ें हैं वो पढ़ाऊँगी, और फिर सीधे प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे हम लोग। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।